नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज का अंक रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, शॉर्ट में रोड टैप जिसे कहते हैं, उसके बारे में है। स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, उसकी पॉलिसी के बारे में एक वीडियो पहले बना चुके हैं। अब यह भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन नंबर 76/2021 कस्टम्स एंटी डेटेड 23 सितंबर 2021 जारी करके इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने से संबंधित नियम नोटिफाई किए हैं। इस नोटिफिकेशन में यूज किए गए कुछ शब्दों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्लेम का अर्थ है क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट अंडर द स्कीम। इस रोड टैप स्कीम के अंदर जो क्लेम किया जाता है उसी को इस नोटिफिकेशन में क्लेम कहा गया है। और वह क्लेम किस तरह से करना है, तो यह क्लेम मेड बाय एन एक्सपोर्टर इन द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर ही करना है, अलग से कोई क्लेम नहीं करना है। बाय प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन एट द आइटम लेवल। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में हर आइटम लेवल पर यह डिक्लेरेशन फाइल करना है कि उन्हें यह ड्यूटी क्रेडिट स्कीम का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है। और यह जो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, यह कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर जहां पर होता है वहीं पर क्लेम फाइल करना है। तो क्लेम का अर्थ यह यहां पर दर्शाया गया है। ड्यूटी क्रेडिट मीन्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ ड्यूटी अलाउड बाय कस्टम्स अगेंस्ट अ क्लेम अंडर द स्कीम। इस क्लेम के सामने कस्टम्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो क्रेडिट की अमाउंट दी जाती है, उस क्रेडिट की अमाउंट को ड्यूटी क्रेडिट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर मींस द लेजर इन द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। जो कस्टम्स का ऑटोमेटेड सिस्टम है उसमें एक ड्यूटी क्रेडिट का लेजर जनरेट होता है। वह जो ड्यूटी क्रेडिट का रिसिपिएंट पर्सन है, एक्सपोर्टर, उसका भी हो सकता है। और क्योंकि यह ड्यूटी क्रेडिट स्कीम के अंदर यह ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट होती है, तो यदि किसी को ड्यूटी क्रेडिट की स्क्रिप्ट ट्रांसफर की है तो उस ट्रांसफरी के लेजर के अंदर भी यह अमाउंट हो सकती है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर हो सकता है। ई स्क्रिप्ट मीन्स द स्क्रिप्ट क्रिएटेड इन द लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट। जो लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट है उसमें से कुछ अमाउंट के लिए ई स्क्रिप्ट जनरेट किया जा सकता है। Export manifest or export report means the reference to the term used in section 41 of the said act. Customs Act 1962 के अंतर्गत सेक्शन 41 में दर्शाया गया है कि जब गुड्स एक्सपोर्ट होता है तब एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना होता है। उसी संदर्भ में यहाँ पर भी ये शब्द उपयोग में लिए गए हैं। Foreign trade policy means the foreign trade policy published by the government of India in the Ministry of Commerce and Industry and as amended from time to time. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत पब्लिश की जाती है। प्रॉपर ऑफिसर मींस डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। जो भी डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है जिस पोर्ट से जहां से ये गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वही प्रॉपर ऑफिसर माना जाएगा। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इस स्कीम के अंतर्गत जो ड्यूटी क्रेडिट दी जाने वाली है वह कई शर्तों के अधीन दी जाएगी। इसमें सबसे पहले जो शर्त है कि द ड्यूटी क्रेडिट इज इश्यूड इन ल्यू ऑफ रेमिशन ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्सेस और लेवी चार्जेबल ऑन एनी मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और फॉर कैरिंग आउट एनी ऑपरेशन ऑन सच गुड्स इन इंडिया दैट आर एक्सपोर्टेड। जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनमें उपयोग में आने वाले मटेरियल के ऊपर जो ड्यूटी या टैक्स लेवी किए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में यह ड्यूटी क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट दी जा रही है। लेकिन जो उन मटेरियल पर ड्यूटी या टैक्सेस लेवी हुए हैं या चार्जेबल हुए हैं, वे किसी अन्य स्कीम के तहत ना तो रेमिट किए गए हों या क्रेडिट किए गए हों और ना ही उस प्रकार का टैक्स या ड्यूटी एग्जम्प्टेड होना चाहिए। तो जहां पर किसी अन्य स्कीम के तहत बेनिफिट दिया जा रहा है
वहां इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यह आगे भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन यह इसकी एक कंडीशन है। ड्यूटी क्रेडिट इज इश्यूड अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नोटिफाइड इन अपेंडेक्स 4R ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एट द रिस्पेक्टिव रेट एंड कैप। जो अपेंडिक्स 4R है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, उसके बारे में पिछले अंक में जब रोड टैप के बारे में डिटेल्स बताई थी, उस समय बताया था कि अलग अलग वस्तुएं, लगभग 8000 से भी ज्यादा वस्तुओं के लिए रोड टैप के रेट्स नोटिफाई किए गए हैं। तो उन्हीं रेट्स के ऊपर और कई वस्तुओं के ऊपर कैप भी लगाया गया है कि इससे ज्यादा पर केजी या जो भी उनका क्वांटम है उससे अधिक क्रेडिट नहीं दी जाएगी। जहां पर वैल्यू के परसेंटेज के रूप में यह ड्यूटी क्रेडिट दी जानी है, तो वह वैल्यू या तो डिक्लेयर्ड एक्सपोर्ट FOB वैल्यू गिननी है, यानी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, और अप टू 1.5 टाइम्स द मार्केट प्राइस ऑफ द सेड गुड्स। मार्केट प्राइस के 1.5 गुना से ज्यादा प्राइस FOB वैल्यू नहीं होना चाहिए, अन्यथा केवल वो मार्केट प्राइस के 1.5 गुना प्राइस पर ही रोड टैप का रेट गिन के ड्यूटी क्रेडिट देना है। यहां पर जो 1.5 टाइम्स दी मार्केट प्राइस लिखा है, यहां पर यह स्पष्टता नहीं की गई है कि यह मार्केट प्राइस इंडिया का गिनना है या फॉरेन कंट्री का गिनना है, लेकिन मेरे मत अनुसार यह मार्केट प्राइस इंडिया का ही रहेगा, उसी का 1.5 टाइम्स देखना है। C. Against claim of duty credit under the scheme made by an exporter by providing the appropriate declaration at the item level in shipping bill or bill of export in the customs automated system। जब कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते हैं, उसी समय डिक्लेरेशन फाइल करके ईच आइटम लेवल पर यह डिक्लेरेशन फाइल करना होगा कि रोड टैप स्कीम का इस आइटम के लिए बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है। अलग से कोई भी क्लेम फाइल नहीं करना है। जो शिपिंग बिल के टाइम जो क्लेम फाइल किया है वही क्लेम माना जाएगा। इस स्कीम का बेनिफिट जो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट 1 जनवरी 2021 के या उसके बाद में फाइल किए हैं और जिनके बारे में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर या ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन यह दे दिया गया है, उनके बारे में इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। 1 जनवरी 2021 से पहले के शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के लिए इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ड्यूटी क्रेडिट इज इश्यूड आफ्टर द क्लेम इज अलाउड बाय कस्टम्स अपॉन नेसेसरी चेक्स। जो कस्टम्स डिपार्टमेंट को आवश्यक चेक्स लगेंगे कि ये एक्सपोर्ट बराबर है नहीं है, वैल्यूएशन से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, वो सारे चेक्स करने के बाद में ड्यूटी क्रेडिट दी जाएगी। और इस प्रकार की ड्यूटी क्रेडिट is issued in accordance with any rules or regulation issued in relation to duty credit, e-scrip और electronic duty credit ledger। ड्यूटी क्रेडिट ई-स्क्रिप और इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर से रिलेटेड जो भी रूल्स या रेगुलेशन इश्यू किए गए हैं, उसके अकॉर्डेंस में इस प्रकार की ड्यूटी क्रेडिट दी जाएगी। सेकंड कंडीशन है कि जो ड्यूटी क्रेडिट है वह ड्यूटी ऑफ कस्टम्स वो भुगतान करने के लिए उपयोग में की जा सकती है, जिसे हम बेसिक कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं, उसे भुगतान करने के लिए ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकेगा। IGST भरने के लिए या अन्य कोई भी इंपोर्ट के समय ड्यूटी भरनी हो, उसके लिए उपयोग में नहीं किया जा सकेगा। द एक्सपोर्ट कैटेगरीज और सेक्टर्स लिस्टेड इन टेबल 1 हियर टू शैल नॉट बी एलिजिबल। जो एक्सपोर्ट कैटेगरीज या सेक्टर्स टेबल 1 के अंदर दर्शाए हैं, उनके लिए रोड टैप स्कीम में ड्यूटी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो पहले वो टेबल 1 के अंदर क्या क्या आइटम्स है, कौन कौन से एक्सपोर्ट कैटेगरीज या सेक्टर है, वे देख लेते हैं जिनको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस नोटिफिकेशन के टेबल 1 में दर्शाया गया है कि कौन सी एक्सपोर्ट कैटेगरीज या सेक्टर्स है जो ड्यूटी क्रेडिट के लिए इनएलिजिबल है। इसमें फर्स्ट है गुड्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर शेड्यूल 2 ऑफ एक्सपोर्ट पॉलिसी इन ITC HS। जिन गुड्स को एक्सपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है या प्रोहिबिशन किया गया है, अर्थात सरकार उन गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहती, तो ऐसे गुड्स के एक्सपोर्ट पर इस स्कीम का ड्यूटी क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड अंडर पैराग्राफ 2.46 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पैराग्राफ 2.46 के अंतर्गत
यदि गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए पहले इंपोर्ट किया गया हो तो उन गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर इस स्कीम के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट्स थ्रू ट्रांसशिपमेंट, इसका अर्थ यह है कि गुड्स किसी अन्य कंट्री से ओरिजिनेट हो रहे हैं और किसी थर्ड कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया को केवल ट्रांसशिपमेंट पॉइंट के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है, अर्थात वो गुड्स भारत में मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं, भारत में बने नहीं हैं। तो इस प्रकार के जो गुड्स एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट है, उन केसेस के अंदर इस स्कीम का ड्यूटी क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। गुड्स सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिन गुड्स पर या तो एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी लगाई गई हो या जिनके एक्सपोर्ट के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया गया हो कि इस प्राइस से कम भाव पर इस गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो वैसे केसेस में भी एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। ये भी जनरली वैसी गुड्स होती हैं जिनके एक्सपोर्ट को सरकार बहुत बढ़ावा देना नहीं चाहती। डीम्ड एक्सपोर्ट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो एक्सपोर्ट वास्तव में भारत से बाहर नहीं जा रहे हैं लेकिन भारत में ही सप्लाई होता है, उनमें भी कई कैटेगरीज में उनको एक्सपोर्ट माना जाता है, और क्योंकि वह भारत के बाहर निर्यात नहीं हुए हैं फिर भी उनको एक्सपोर्ट माना जाता है, इसलिए उसे डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। तो जो डीम्ड एक्सपोर्ट की श्रेणी में जो वस्तुएं गई है उनमें भी ड्यूटी क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय एनी ऑफ द यूनिट सिचुएटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इनके अंदर जो यूनिट हैं उनके द्वारा गुड्स उत्पादन की गई है और वे गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तब भी ड्यूटी क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय अ यूनिट लाइसेंस्ड इज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जो 100% EOU है, उनके द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने पर भी ड्यूटी क्रेडिट स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर एडवांस ऑथोराइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन, ये जो एडवांस ऑथोराइजेशन या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन के अंतर्गत गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है इन स्कीम का लाभ लेते हुए, तो फिर उन स्कीम के अंदर भी रोड टैप की ड्यूटी क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड बाय यूनिट्स इन डोमेस्टिक टेरिफ एरिया टू यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो डोमेस्टिक टेरिफ एरिया अर्थात जो नॉर्मल यूनिट हैं, वो यदि SEZ को या फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन के किसी यूनिट को माल निर्यात करते हैं, सप्लाई करते हैं, उन केसेस में भी ड्यूटी क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये गुड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इनमें मैन्युफैक्चर हुए हों, इनमें से पहले भारत के ही किसी नॉर्मल यूनिट को माल सप्लाई कर दिया गया हो और फिर उस नॉर्मल यूनिट से गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, तो इस प्रकार का सर्कुलर रूट करके भी यदि कोई इस स्कीम का सर्कमवेंट करना चाहता हो तो भी उसको ड्यूटी क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पार्टली और होली इन अ वेयरहाउस अंडर सेक्शन 65 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, सेक्शन 65 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के अंदर वेयरहाउसिंग प्रोविजन है जिसमें बिना कस्टम्स ड्यूटी भरे माल को वेयरहाउस में रख सकते हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर वो माल को निर्यात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि गुड्स वेयरहाउस के अंदर मैन्युफैक्चर किया हो सेक्शन 65 की प्रोसीजर का फॉलो करते हुए, तो उस केस में भी ड्यूटी क्रेडिट स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। गुड्स अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 32 ऑफ 1997 कस्टम्स, नोटिफिकेशन नंबर 32 ऑफ 1997 के अंतर्गत जो रिपेयरिंग इत्यादि करने के लिए गुड्स आए हैं और वापस उनको निर्यात किया जा रहा है, तो उस केस के अंदर भी ड्यूटी क्रेडिट स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। गुड्स फॉर विच क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट फाइल्ड इन शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, जहां पर कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते समय क्लेम नहीं किया गया है, जो बताया कि शिपिंग बिल फाइल करते समय ही आइटम लेवल पर रोड टैप स्कीम का क्लेम करना है, वह यदि क्लेम नहीं किया गया है तो बाद में इसको क्लेम नहीं किया जा सकता।
गुड्स दैट हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर होने के बाद भारत में ही उपयोग में ले लिया गया है, उन गुड्स के ऊपर रोड टैप का ड्यूटी क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनमें से कुछ जो कैटेगरीज हैं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या एडवांस ऑथोराइजेशन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन के अंतर्गत, उनको बाद में इस स्कीम के अंतर्गत लाया भी जा सकता है, लेकिन वो निर्णय बाद में लिया जाएगा। हाल फिलहाल इनके ऊपर रोड टैप की ड्यूटी क्रेडिट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ड्यूटी क्रेडिट के लिए एक और जो कंडीशन है वो यह है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं उनकी सेल प्रोसीड्स रियलाइजेशन हो जाना चाहिए, और उसके लिए समय मर्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत दर्शाई हुई है, उस समय मर्यादा में सेल प्रोसीड रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। यदि सेल प्रोसीड रियलाइज नहीं होती तो यह माना जाएगा कि ड्यूटी क्रेडिट इनएलिजिबल थी। इसका अर्थ यह है कि सेल प्रोसीड आने तक ड्यूटी क्रेडिट देने का वेट नहीं किया जाएगा, ड्यूटी क्रेडिट तो पहले ही दे दी जाएगी, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत समय अवधि निर्धारित की गई है उसमें यदि सेल प्रोसीड नहीं आती है एक्सपोर्टेड गुड्स की, तो फिर ड्यूटी क्रेडिट को इनएलिजिबल माना जाएगा और वह एक्सपोर्टर को वापस सरकार में जमा कर देनी पड़ेगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्रेडिट लेने के लिए उन्हीं सी पोर्ट, एयरपोर्ट या इनलैंड कंटेनर डिपो से करना होगा जहां पर कस्टम्स का ऑटोमेटेड सिस्टम कार्यरत है, क्योंकि यह जो स्कीम है उसके अंतर्गत क्लेम भी कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर ही शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते समय करना है, और उसका प्रोसेसिंग भी कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ही होगा। यह एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है that the exporter has realized the sale proceed against export of goods made earlier by the said exporter, where the period allowed for realization including any extension of the said period by the Reserve Bank has expired। जहां पर पहले कोई एक्सपोर्ट किया हो और उसके सेल प्रोसीड रियलाइजेशन करने का पीरियड समाप्त हो गया हो, उसका सेल प्रोसीड बाकी हो तो वह भी रियलाइज हो जाना चाहिए, इस प्रकार की यह कंडीशन है। तो यह जो कंडीशन है ये क्या ये स्कीम आने से पहले के एक्सपोर्ट के बारे में है या इसी स्कीम से रिलेटेड एक्सपोर्ट के बारे में है, यह थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। Provided that duty credit shall be issued by customs in excess of the ineligible amount of duty credit pertaining to the unrealized portion of sale proceeds again export of goods made earlier। तो जहां पर पहले एक्सपोर्ट हुआ है और उसमें से कुछ पोर्शन रियलाइज नहीं हुआ है, बाकी का पोर्शन रियलाइज हो गया है, तो उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में ड्यूटी क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट इश्यू कर दी जाएगी। जहां पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को ऐसा लगता है कि किसी केस में कोई एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टर उसके बोनाफाइड स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में ये ऐसा भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि जब एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड सेल प्रोसीड रियलाइज हो उसके बाद में ही ड्यूटी क्रेडिट दी जाएगी। जनरली ड्यूटी क्रेडिट पहले ही दी जानी है और सेल प्रोसीड बाद में आना है, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्टर का बोनाफाइड स्थापित नहीं हो सकता है, उसी केस के अंदर इस प्रकार का डायरेक्शन दे सकते हैं। और नेपाल, भूटान तथा म्यांमार में एक्सपोर्ट किए गए गुड्स के बारे में यह कंडीशन है कि इनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड ड्यूटी क्रेडिट तभी दी जाएगी जब फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर वहां के इंपोर्टर ने इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिश की हो और उससे रिलेटेड सेल प्रोसीड रियलाइज हो गई हो, तो उसी केस में ड्यूटी क्रेडिट दी जाएगी। तो यह कंडीशन ये केवल 3 कंट्री में एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, नेपाल, भूटान और म्यांमार। जिन गुड्स के एक्सपोर्ट्स के संबंध में ड्यूटी क्रेडिट क्लेम किया जा रहा है या जो ई स्क्रिप इश्यू की जा रही है, उसके संबंध में कोई भी व्यक्ति यदि कस्टम्स एक्ट या उसके अंतर्गत बनाए रूल्स या रेगुलेशन का वायोलेशन करता है
तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ऑर्डर इश्यू करके उस प्रकार की ड्यूटी क्रेडिट या ई स्क्रिप्ट को कैंसल कर सकते हैं। जब एक बार ई स्क्रिप्ट कैंसल हो जाए तो जो ई स्क्रिप्ट के अंदर ड्यूटी अमाउंट है, ड्यूटी क्रेडिट की अमाउंट, वह ऐसा माना जाएगा कि कभी दी ही नहीं गई थी और उसे यदि उपयोग में ले लिया गया है तो उसको रिकवर करने की प्रोसीडिंग्स भी प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स चालू करेगा। यदि इस प्रकार की ड्यूटी क्रेडिट है वह ट्रांसफर कर दी गई है किसी अन्य व्यक्ति को, तो जिस अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी गई है उससे भी ये इस प्रकार की रिकवरी की जा सकती है। जहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक्सपोर्टेड गुड्स जिसके लिए ड्यूटी क्रेडिट क्लेम की जा रही है या ई स्क्रिप्ट से रिलेटेड कस्टम्स एक्ट का या रूल्स और रेगुलेशन का वायोलेशन किया है, उससे रिलेटेड जब इंक्वायरी चल रही हो तो उसके दौरान भी प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स अर्थात डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर उस ई स्क्रिप्ट को या इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर को सस्पेंड कर सकता है, जिसके कारण से वह एक्सपोर्टर या जिसको ट्रांसफर की गई है ई स्क्रिप्ट वो उसका उपयोग न कर पाए। यदि किसी केस में ड्यूटी क्रेडिट जितना एक्सपोर्टर को एंटाइटल्ड है, जितना मिलना चाहिए, उससे ज्यादा अलाउ कर दिया गया है, ऐसा किन केसेस में हो सकता है? जहां पर या तो क्लासिफिकेशन गलत कर दिया हो, कम रेट मिलना चाहिए उसके बदले ज्यादा रेट क्लेम हो गया हो, या जहां पर वैल्यू ज्यादा क्लेम हो गई हो। तो इस प्रकार से या इसके अलावा भी किसी केस में ज्यादा ड्यूटी क्रेडिट दे दी गई हो एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर स्वयं या तो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा डिमांड करने पर वह जो भी ज्यादा ड्यूटी क्रेडिट है वह इंटरेस्ट के साथ में सरकार में जमा करवा देनी चाहिए। यदि एक्सपोर्टर जमा नहीं करवाता है तो प्रॉपर ऑफिसर उसके लिए कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 142 के अंतर्गत रिकवरी कर सकता है। जहां पर एक्सपोर्टर इस प्रकार से एक्सेस क्रेडिट का भुगतान नहीं करता है और उसके पास से रिकवरी नहीं भी हो सकती है, तो उसके सामने रिकवरी की प्रोसीडिंग्स तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके पास से रिकवरी नहीं हो सकती है, तो यदि वह ड्यूटी क्रेडिट किसी को ट्रांसफर कर दी गई है तो ट्रांसफरी के पास से भी रिकवरी की जा सकती है। तो इसलिए जहां पर भी ड्यूटी क्रेडिट का ई स्क्रिप्ट ट्रांसफर करवा के ले रहे हैं वहां पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो एक्सपोर्टर है जिसके पास से स्कीम ई स्क्रिप्ट ले रहे हैं वह जेन्युइन हो और उसने नॉर्मल जो एलिजिबल ड्यूटी क्रेडिट है वही क्लेम की है। जैसा कि पहले डिस्कस किया कि ड्यूटी क्रेडिट तो पहले ही दी जाती है और सेल प्रोसीडिंग्स आने में समय होता है, लेकिन यदि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत बताई गई समयावधि में सेल प्रोसीड रियलाइज नहीं होती है तो एक्सपोर्टर को स्वयं ही या प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा डिमांड करने पर ड्यूटी क्रेडिट की रकम विथ इंटरेस्ट जमा करवा देनी चाहिए और इस प्रकार प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा डिमांड करने पर विद इन 15 डेज यह अमाउंट जमा करवा देनी चाहिए। यदि रिजर्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में दर्शाए हुए समयावधि को एक्सटेंड किया है कि एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर भी सेल प्रोसीड रियलाइज करवा सकते हैं और उस एक्सटेंडेड पीरियड में भी अमाउंट नहीं आई है, तो उस केस में भी जब सेल प्रोसीड की अमाउंट रियलाइज नहीं हुई है तो वह ड्यूटी क्रेडिट की रकम विथ इंटरेस्ट जमा करवा देनी चाहिए। यदि पार्ट अमाउंट सेल प्रोसीड की रियलाइज हुई है तो ड्यूटी क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली ही उसको अलाउ होगी एक्सपोर्टर को जिस प्रोपोर्शन में सेल प्रोसीड्स रियलाइज हुई है, और बाकी के जिस प्रोपोर्शन में सेल प्रोसीड रियलाइज नहीं हुई है उतने प्रोपोर्शन की ड्यूटी क्रेडिट विथ इंटरेस्ट सरकार में जमा करा देनी चाहिए। यहां पर भी रिकवरी से रिलेटेड सेम प्रोविजन है कि यदि एक्सपोर्टर स्वयं जमा नहीं करवाता है ड्यूटी क्रेडिट की रकम विथ इंटरेस्ट तो प्रॉपर ऑफिसर कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 142 के अंतर्गत रिकवरी कर सकते हैं, और एक्सपोर्टर से रिकवरी नहीं भी होती है तो जो ड्यूटी क्रेडिट जिसे ट्रांसफर की गई है उस ट्रांसफरी से भी रिकवरी की जा सकती है। ड्यूटी क्रेडिट
एक्सेस ले ली गई हो, गलत ले ली गई हो या सेल प्रोसीड रियलाइज न हुई हो, इन किसी भी कारण से जब रिकवरी का प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो, उस दौरान कोई भी फर्दर ड्यूटी क्रेडिट उस एक्सपोर्टर को सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट के लिए नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह स्कीम नोटिफाई हुई है और अब जनवरी 2021 से जो भी शिपिंग बिल फाइल किए थे क्लेम के साथ में रोड टैप के अंदर क्लेम करके, उनका क्लेम भी धीरे धीरे एक्सपोर्टर को मिलना स्टार्ट हो गया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।